औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मेरे एक साथी यशब अहमद ख़ान राजपर मेरे दोस्त भी हैं। मैं पहले से भी इनको जानता हूँ। इनके बारे में मैंने ट्विटर और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे पहले भी कुछ चीज़ें टैग की थी। अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आज उनके साथ यहाँ पडीदन में बैठा हूँ। तो मैं कल और परसों इनके साथ था और कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिनको मैं कलेक्ट करके उम्मत तक, लोगों तक, जो सब खैर खा हैं, जो सब इन लोगों के लिए और इस सैलाब ज़दगान जगह के लिए मदद करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें एक साथ समेट के एक गाइड के तौर पे आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि मुख्तलिफ़ बातें जो हमारे माइंड में, शहर में आती हैं और रियलिटी में उसमें फ़र्क है कि नहीं, या रियलिटी में कोई और एंगल है जो हमें पता होना चाहिए, उस पर इंशाल्लाह आज यशब भाई से डिस्कशन करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन करता हूँ और हमारी कल परसों में कुछ नेचुरल डिस्कशंस भी रही हैं। तो जो भी आपको उसमें आंसर अप्रोप्रिएट लगे और एडजस्टेड टू दैट क्वेश्चन लगे तो आप वो रियलिटी दीजिएगा। आई थिंक मेरे पास काफ़ी ऑब्जर्वेशंस हैं लेकिन आपके पास बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, तो जितना आप एग्जांपल्स देंगे उतनी जो है वो बात इलस्ट्रेट हो सकेगी, जो भी वीडियो देख रहा है उसको ये बात समझ में आ सकेगी। तो आई थिंक मैं स्टार्ट ही करना चाहूँगा बिल्कुल नेचुरल बात से कि ये जो सैलाब आया है, इस सैलाब के बारे में कुछ हमें बताएं कि कहाँ आया है, कितना इसका डेवस्टेशन है, इसका कितने ज़िलों में आया है और क्या इसका स्प्रेड है, इस पर अगर शुरू हम करते हैं नेचुरली। बात यह है कि जो सैलाब आया है वो तो पूरे जैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक 1/3 ऑफ पाकिस्तान में आया, बट प्रेजेंटली हम अभी सिंध के नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज़ इन सेंट्रल सिंध। सही है, तो ये पूरा इलाका तो सैलाब ज़दा है। उसके अलावा जो है CM सिंध के मुताबिक, और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आप सुन रहे होंगे, विच इज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक के 20 अजला हैं जो CM सिंध ने डिज़ास्टर्स करार दिए हैं आउट ऑफ 23 और 24 डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं सिंध में। तो उसमें से और जहाँ पे सबसे इस स्पेल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई वो पडीदन डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फेरोज़ में हुई, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी। उसके अलावा जो ये सैलाब आया है, जहाँ तक सैलाब की बात है, तो वो तो बारिश के पानी से ही आया। ये कोई दरिया से नहीं आया, कोई बंद टूटने से नहीं आया, कोई पहाड़ों से नहीं आया, या कोई कैनाल्स टूटने से नहीं आया। एज़ ऑफ नाउ वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द फ्लडिंग, बट ये है कि ये सैलाब अभी पानी का ही, बारिश का ही पानी है जिसने अपनी अलग अलग स्ट्रीम्स और पैचेस बना ली हैं, और गांव के गांव, हज़ारों और लाखों की आबादी डुबोते हुए जा रहा है और डेवस्टेशन फैलाते हुए जा रहा है। तो इसमें जो सवात में आया वो तो बारिशों से नहीं था, और जो इस वक्त सेवन शरीफ की तरफ से जो सैलाब है वो तो बारिश से नहीं था। तो आप अभी स्पेसिफिकली इस इलाके की बात कर रहे हैं? जी हाँ, स्पेसिफिकली इस इलाके की बात कर रहा हूँ। नौशहरा फेरोज़, नवाबशाह और ये अपर एंड सेंट्रल सिंध की बात हो रही है। तो उसमें जो है मेनली बारिशों की वजह से ही आया है। दरिया से कोई भी अकॉर्ड एज ऑफ टुडे कोई ऐसा ओवरफ्लो या जो है बंद टूटने का मामला नहीं हुआ। सही। तो ये सब पानी जो खड़ा है सारा बारिश का है? जी हाँ, ये बारिश का है। होता क्या है कि नेचुरल वाटरवेज बने हुए हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह ने जो दरियाओं के पुराने नेचुरल वेज थे, दरिया रुख तक तब्दील करता रहता है कुछ 100 साल के बाद। सही है, तो जो पुराने दरिया के वो वहकरे हैं, सिंधी में हम बोलते हैं, या उनके वेज चैनल्स बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर वाला पानी नीचे ले जाते हैं, पूरे इलाके का जमा हो जाता है, जिसको उर्दू में हम सिम नाला भी बोलते हैं, सिंधी में ढोरा बोलते हैं। तो वो जो हैं उनमें पानी आके जमा हो जाता है नेचुरली, बिकॉज ज़मीन की लेवल के हिसाब से। तो उनमें से फिर पानी आगे निकलने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, वहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस टाइमली क्लियर नहीं हो सकी। दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल राइट बिहाइंड अस कि ब्लॉकेज क्लियर ना होने की वजह से पानी का पेट 1 किलोमीटर से ज़्यादा खुल गया है। और सिर्फ इसी जहाँ पे यूनियन काउंसिल में अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे ही 50,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर है। 50,000 सिर्फ एक यूनियन काउंसिल। सुभान अल्लाह। तो नेचुरली इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही था कि इम्पैक्ट का स्केल क्या है, लोगों को हुआ क्या? मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो शायद रोड पे इतना नज़र नहीं आता इम्पैक्ट, तो थोड़ा सा आप इम्पैक्ट को इलस्ट्रेट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट है इसका, इस फ्लड का? टू बी ऑनेस्ट, इस मामले में ये है कि मैं अभी पडीदन सिटी से 2 किलोमीटर बाहर मेरा गांव है, और पडीदन सिटी इट्सेल्फ, आप पडीदन सिटी से गुजरेंगे और मेरे गांव चीहो
क्या है कि वो पॉइंट सबसे ऊपर है इस इलाके में, सही है, 25-30 किलोमीटर का जो भी रेडियस है वो पॉइंट सबसे ऊपर है। तो कभी कभी अगर मैं भी एक दिन बाहर नहीं जाता, मुझे लगता है सब नॉर्मल है, वहाँ के लोगों को भी लगने लगता है। बट 2 किलोमीटर बाहर आ पाए तो जैसे सिम नाले की ओवरफ्लोइंग की वजह से गाँव के गाँव अभी भी फ्लडेड हैं। और ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि धूप 40 डिग्री, 38 डिग्री, 42 डिग्री के करीब जो है सेंटीग्रेड के मुताबिक टेम्परेचर है। बारिश नहीं पड़ी, बारिश 7-8 दिन से रुक गई है। तो जो हाई पॉइंट्स है वहाँ पे सैलाब नहीं है, सही है। इवन वहाँ पे फील्ड्स में भी आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ पे जो है पानी खड़ा नहीं होगा फॉर द मोस्ट पार्ट। अभी अगर हम सिर्फ अपने इलाके की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, पडीदन और नौशेरो फेरोज़ और भेरिया का इलाका, तो यहाँ पे जो है मोस्टली 10 में से 5 विलेजेस, 10 में से 6 विलेजेस आपको सैलाब से मुतासिर नज़र आएंगे। तो ये है। और आप रोड पे जाएंगे तो रोड का मामला ये है कि रोड यहाँ पे जो भी बनी होती है वो 5 से 6 फुट ऊपर होती है ज़मीन की लेवल से। अब ये जो हम पानी पीछे देख रहे हैं ये 2 फुट से शुरू होता है, 7 फुट की गहराई तक जाता है, फिर गांव के पास जाके 2.5 से 3 फुट हो जाता है। तो ऐसा है। फिर अगर अभी हम रोड पे बैठे हैं, रोड ऊपर है, ये सिर्फ गांव की रोड है। अभी अगर आप मेन रोड पे जाएं, पडीदन सिटी से नौशेरो फेरोज़ रोड, तो वो भी 4 से 5 फुट ज़मीन की लेवल से ऊपर बनी हुई है। तो वहाँ पे कभी पानी आता भी नहीं। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि रोड नेटवर्क कायम रहे और जो है अपना ना टूट पाए। तो जो पानी आता भी है तो दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, ताकि तो इसलिए हमें रोड से ज़्यादा तबाही नज़र नहीं आती। और नेशनल हाईवे से तो बिल्कुल नहीं नज़र आएगी। देयर इज़ अ रीज़न इट्स कॉल्ड नेशनल हाईवे या मेहरान हाईवे या इंडस हाईवे, ताकि जो है पूरी मुल्क की आमदोरफ्त वहाँ से कंटिन्यू हो सके। तो जैसा कि मैंने बोला 5 से 6 गांव अभी भी डूबे हुए हैं पानी के अंदर। आप अंदर आएंगे, लोगों से पूछेंगे तो डिफरेंट ओपिनियंस आपको जो है उस चीज़ की तरफ खींच के ले आएंगे कि जहाँ पे सैलाब ज़्यादा इलाके हैं। आपको ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहाँ पे अभी होटल भी चल रहे हैं, आप जाके कढ़ाई भी खा सकते हैं, आप पेप्सी भी पी सकते हैं, आप हर चीज़ जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की है वो है बिल्कुल। बट हकीकत यह है कि 50 to 60% आवाम अभी भी मुतासर है सैलाब की वजह से। जहाँ पे सैलाब आया था कुछ दिन पहले वहाँ पे पानी कम हो गया है, बट वहाँ पे नॉर्मलसी ऑफ लाइफ रेज्यूम नहीं हो सकी, बिकॉज 90 to 95% यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। तो इसलिए उनका जो रोज़मर्रा का जो डेली वेजेस का सेटअप है या जो उनकी आमदनी का सेटअप है वो भी नॉर्मलसी की तरफ नहीं जा सका। तो ये सारी चीज़। अब ये जो पीछे देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप तो 7-8 दिन कह रहे हैं, लेकिन आज 9 सितंबर है, तो मेरे ख्याल में 2 हफ्ता हो गया है बारिश नहीं पड़ी और ये ऐसा बगैर बादल वाला आसमान हमको मिल रहा है। जी हाँ। और अभी मैं पीछे देख रहा था कि लोग जब एंड तक जा रहे हैं तो उनके यहाँ तक पानी आ रहा है। तो अब एक बात आपने ये बोली कि इनका इनकम का एक मसला है, तो जहाँ से पानी उतर भी गया है वहाँ पर भी क्या इनकम नहीं बन सकती? इनकम पे ऊपर आपने बात की थी, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें। जी हाँ, जैसे मैंने बोला कि 90 to 95% जो आवाम है यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। या तो वो ज़मींदार तबका है या हारी तबका है। इवन जॉब्स में भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में, वो दवाओं की कंपनियां हैं या कुछ कॉरपोरेशंस हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से ही मुंसलिक हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉटन फैक्ट्रीज़ हो गई, आपका शुगर मिल्स हो गई, फ्लोर मिल्स हो गई। तो जो जॉब्स भी कर रहे हैं वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ही मुंसलिक हैं। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर टोटली तबाह हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देख सकते हैं, एंड दोज आर एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स, सही फॉर द मोस्ट पार्ट। और ये है कि एग्रीकल्चर जाहिर सी बात है सारा तबाह हो गया, 95% तबाह हो गया। तो कहाँ से लोग वो खाएंगे पिएंगे? जो लाइफ स्टॉक वाले बचे तो उनके लाइफ स्टॉक भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। 50% लाइफ स्टॉक मर गए हैं लोग। जिसके पास 50 थी उसके पास 25 रह गई हैं, जिसके पास 100 थी उसके पास 60 रह गई हैं, जिसकी 150 थी उसके पास 90 या 100 के करीब रह गई हैं। तो ऐसा मामला वो इस वजह से कि उनके पास घास खाने को नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको चंद किलोमीटर में कोई पैच मिल जाए जिसमें 1 एकड़ घास जाके बची हो या उनका चारा बचा हो तो बचा हो, वरना फिर जाहिर सी बात है वो ना होने की वजह से भी उनका जो अपना माल मवेशी है काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी लोगों को माइग्रेशन भी करनी पड़ी। जैसे हमने बोला कि 50,000 पीपल इस यूसी में इफेक्टेड है। इससे नॉर्थ साइड ऑफ द रोड जाएँ यूसी बेलावा में, विच इज़ तालका भेरिया का तालका है, भेरिया सिटी का, तो उसमें भी जो है 50 to 60,000 पीपल
डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं अभी, और काफ़ी उनमें से माइग्रेट भी कर गए हैं। रोडों पे भी आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे तो आप जाएं जस्ट फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, नॉर्थ फ्रॉम हेयर, आपको आधे आधे किलोमीटर में माल मवेशी मरे हुए नज़र आएंगे। और ये एक ऐसा मंजर है जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, तो ये पानी जो है ये अब रिसीड क्यों नहीं कर रहा, इसका फ्यूचर क्या है? ये जो इम्पैक्ट है, एक तो शायद क्रॉप्स ख़त्म हो गई, तो मैं एक एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ सवाल। कराची में एक साहब कहने लगे भाई पानी ऐसा थोड़ी खड़ा रह जाता है, निकल जाता है, बस मामला ख़त्म हो गया, चिल हो गया, T20 चल रहा है, किसी और टॉपिक में जाते हैं। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट कैसा लगता है आपको? क्या ये 3 साल तक तंग करेगा, 6 महीने तक तंग करेगा, या हम अभी सर्दियों में गंदम उगा सकेंगे? तो इस पर थोड़ा सा भी गाइड करें। तो ये इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव हैं जो आपने मिला दिए हैं। एक गंदम वाला मामला विच इज़ द मेन क्रॉप है, उसके अलावा पानी क्यों नहीं जा रहा, तो ये पानी क्यों नहीं जा रहा, पानी क्यों नहीं जा रहा वाली पहली बात पे आते हैं। बिकॉज इसमें पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म करे। मतलब इस रोड पे जाएं तो उसकी अलग कहानी है, जो पानी आ रहा है सिम नाले का, उससे 5 किलोमीटर आगे जाएं तो उसकी अलग कहानी है, उससे 5 किलोमीटर पीछे जाएं तो उसकी अलग कहानी है, पटीदन सिटी के पीछे जो भेरिया से आ रहा है। तो ये सिर्फ पटीदन की बात हो रही है। यहाँ पे एवरी सिटी इज़ इम्पैक्टेड लाइक दिस। सही है, 3-3, 4-4 स्ट्रीम्स पानी ने बना ली हैं, जो उस स्ट्रीम की जद में आ रहा है, सिम नाले की स्ट्रीम में अभी भी डूब रहा है और अभी भी डूबते जा रहे हैं। मतलब देखें, सनी वेदर के नीचे तपती हुई धूप, 40 डिग्री धूप के नीचे लोग डूब रहे हैं। मतलब दुख वाली बात भी और हंसने वाली बात भी है। एक इमोशंस, मिक्स ऑफ इमोशंस हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। मतलब इस पे सिचुएशन पे जो है फ़नी एंगल है वो लिया जाए, या जो है दुख वाली बात है तो वो ली जाए। अगर दुख वाली बात लेते हैं तो फिर बात करने से ही ज़्यादा हो जाती है। वी आर लॉस्ट ऑफ इमोशंस और एक्सप्रेशन। तो खैर बहरहाल ये क्यों है, तो टू पुट इट बेसिकली 2-3 मिनट की बात है। तो ये है कि सिम नाले ब्लॉक थे, जाहिर सी बात है वो जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है टाइम से क्लियर नहीं करा सके। Even though it was monsoon season, they have their budgeting, they have all the things they need, they have the machinery, सब मशीनरी उनके पास है, बुलडोज़र भी हैं, ब्लॉकेजेस क्लियर कराने के वसाइल भी हैं, फ़ोनें आ जाती हैं तो यहाँ पे 250 बंदे को, 500 बंदे को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है ऊपर से। बट सिर्फ एक मशीन नहीं आ पाती जो 5 से 6 किलोमीटर पानी स्पीड से पर डे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। कोई 30-30, 40-40 किलोमीटर पानी नहीं जा रहा। अभी ये पानी जो है आगे जा रहा है तो वो 5 से 6 किलोमीटर तक ही अपने ये प्रेशर बरकरार रहेगा। पीछे से दूसरा आ गया तो आ गया, वरना फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिसीड करता जाएगा। तो इतनी स्लो स्पीड के बावजूद भी अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हूँ, मुझे पता है 10 किलोमीटर का जो पैच है कल वो सैलाब के अंदर आने वाला है, उसको भी क्लियर नहीं करा रहे। वो लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि जो लड़ें ना लड़ें। ऊपर वाले बोल रहे हैं कि हम पानी छोड़ दें, जाहिर सी बात है हमारे गांव डूब रहे हैं, इधर वाले बोल रहे हैं, नीचे वाले बोल रहे हैं अगर पानी छोड़ने का किया तो हम 24 घंटे चौकी पे बैठे हैं, गनमैन लेके बैठे हैं, कहीं पे 250 बंदा बंदूकें लेके खड़ा हुआ है, कहीं पे 500 बंदा खड़ा हुआ है, कहीं पे लोग डंडे लेके खड़े हुए हैं। इन फाइटिंग वाली सिचुएशन हो गई है। ऊपर से क्या होता है कि वो ब्लॉकेज जो है आगे उसमें होता क्या है कि इंक्रोचमेंट है बेसिकली। जैसे अब कराची में देखते हैं कि जो भी लियारी नदी है, मलीर नदी है, जो भी है, तो वहाँ पे किस हद की इंक्रोचमेंट हुई है, तो सेम लेवल की यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है। अब हम बोलेंगे इंक्रोचमेंट यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे तो खुला मैदान है, ज़मीनें हैं, इतना ये वो है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी। इंक्रोचमेंट यहाँ पे कैसे होगी, तो इंक्रोचमेंट यहाँ पे ऐसे होती है जिनकी ज़मीनें हैं वो क्या करते हैं, अपने वाटर चैनल्स बना देते हैं बीच में से। अब मेरी 25 एकड़ ज़मीन यहाँ है, 25 एकड़ वहाँ है, अक्रॉस द सिम नाला, तो मैंने बीच में से लीगल नाला निकाल दिया, अपना पानी वाटर चैनल निकाल दिया, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आसान। लोग मछलियों के तालाब बना देते हैं, बिकॉज सबसे सस्ता और एफिशिएंट और फर्टाइल मछली का तालाब जो है वो सिम नाले के अंदर ही बनता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, आधा साल पानी की बचत हो जाती है। तो ये भी सारे इश्यूज हैं। वो ब्लॉकेजेस और इंक्रोचमेंट होने की वजह से पानी ओवरफ्लो करता है, विलेज की तरफ जाता है। अब इस विलेज में पानी ओवरफ्लो होके चला गया। कुछ बारिश का पानी पहले भी था 30%, पर अभी जो डेविस्टेशन है उसके मुकाबले में 5 गुना से 6 गुना ज़्यादा है। सही है, अगर पहले 30% नुकसान था, अभी 80% नुकसान है सिम नाले की ओवरफ्लोइंग की वजह से। सही है, तो इस विलेज में पानी आ गया।
अब इनसे घूम के वो पीछे वाली विलेज की तरफ चला गया, बिकॉज सिमनाला आगे ब्लॉक है, जब तक वो जाके खोले। फिर तीसरे विलेज की तरफ चला गया, चौथा विलेज, पांचवा विलेज, छठा विलेज, अगर आप बोले तो नाम भी ले सकता हूँ मैं तो विलेजेस के। तो ये 6 विलेजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गए एक रात के दौरान, सही है, जो पानी के नीचे आ गए। तो आगे से क्लियरिंग नहीं हुई, पानी ने खुद ही प्रेशर बना के रोड ही तोड़ दी। इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि रोड ही टूट गई। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये कल तक रोड टूट जाएगी। उसको 24, मैंने तो 24 घंटे का अंदाज़ा बताया था, हालांकि मैं टेक्निकल फील्ड में नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, बट आधा इंजीनियर बन गया हूँ ये चीज़ें देख देख के। हालांकि मैं IT बैकग्राउंड से हूँ और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, बट बात यह है कि वो 12 घंटे में ही रोड टूट गई, शाम मगरिब तक ही रोड टूट गई, खुद ही टूट गई। तो ये हालात हैं यहाँ पे, प्रेशर इतना बढ़ जाता है पानी का, और ये हमें पता है कि पानी के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वो तो खुद ही बना। तो ये 5-6 विलेजेस के, विलेज नंबर 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया, 4 से 5 में गया, फिर 6 के बाद जो है ना पानी घूम के फिर सिम नाले में आ गया, और 5-6 विलेजेस और डुबो दिए उसने बीच में, 5-6 विलेजेस और डुबो दिए उसने बीच में, फिर वापस सिम नाले में आ गया, और सिम नाले में प्रेशर क्रिएट हो के खुद ही वो इंक्रोचमेंट क्लियर हो गई। अच्छा। लोगों की अमल दखल के बावजूद। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ व्हेन द विलेजेस 5 और 6 विलेजेस आर गेटिंग फ्लडेड, और एक तरीके से एक स्पाइडर वेब बनता जा रहा है, स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाल बनता जा रहा है पानी का। अब जो सिम नाले को यूं जाना चाहिए था सीधा, साइड में 200-300 फुट वो फ्लडिंग करता, वो सिम नाला क्या कर रहा है, उसका पानी यूं फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इधर भी फैलता जा रहा है, इधर भी फैलता जा रहा है, इधर भी फैलता जा रहा है, फिर वापस सिम नाले में आता है, क्योंकि सिम नाला आगे से क्लियर ही नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो इसकी वजह से जो है सारी ये फ्लडिंग हो रही है। अब इससे 2 किलोमीटर दूसरी तरफ आप जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो अब आगे जो हमारी सर्दियों की काश्तकारी है और जो क्रॉप है, और ख़ास तौर पे गंदम की, तो ये पानी छटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन तैयार नहीं हो सकेगी। देखिए मैं पूरे एरिया का समराइज़ करके बता देता हूँ। अभी जिस एरिया में हम बैठे हैं, पडीदन टू नौशेरो फेरोज, इस गांव का नाम क्या है? ये विलेज हाजी जुम्मन राजपुर, हाजी जुम्मन राजपुर जी, आप बता रहे थे। यूसी दगेजा में, सही। वो पडीदन तालका। सही। तो पडीदन से नौशेरो की बात करें हम, नौशेरो से फुल सिटी की, और पडीदन से भिरा, ये जो पूरा आधा ज़िला नौशेरो फेरोज़ है, अगर इस एरिया में ही हम बात करें तो अगर हम बहुत ही अच्छी होप्स रखते हैं तो 50% लोग काश कर पाएंगे गंदम, और 50% नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ही अच्छी होप्स रखते हैं कि हर दिन जो है वो 40 डिग्री वेदर होगा 1.5 महीने तक, 38 डिग्री, और हर दिन सूरज होगा बीच में और कोई बारिश नहीं आती, और यह है कि वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द फ्लडिंग, और ये है कि अल्लाह खुदा न ख्वास्ता और कोई सैलाब नहीं आता है, कोई बंड नहीं टूटता, विच इज़ हाईली लाइकली। जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चल रहा है हमारा, या गवर्नमेंट सेटअप चल रहा है, विच इज़ हाईली लाइकली, तो खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है या नहीं होता, अल्लाह करे ना हो, और लोग अल्लाह रहम फरमाए लोगों पे, तो बस ये है कि अल्लाह रहम फरमाए या हुक्मरान रहम फरमाए कि कुछ हरकत में आ जाए। तो बात यह है कि 50% लोग कर पाएंगे, 50% नहीं कर पाएंगे, और आगे तक जाएं तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे भी ऐसा ही मामला है अभी। बिल्कुल सही। तो अब ये तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या फ्लड है, कितने दौरानिया का है, उसका क्या डेवस्टेशन है। थोड़ा सा अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि हम जिस वजह से बैठे हैं, कि जो रिलीफ वर्क है उसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। और मैं एक एग्जांपल से आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं देख रहा था कि आपके पास किसी ने डोनेशन भेजी, उसमें स्प्राइट की लेमन मिंट फ्लेवर भी थी और स्प्राइट सादा भी थी, यानी कि स्प्राइट की बोतल किसी ने तोहफे में दी कि आप सैलाब ज़दगान को स्प्राइट की बोतल पिलाएं। तो रिलीफ में चाहिए क्या लोगों को, और लोगों को नहीं अंदाज़ा हो रहा कि क्या चाहिए। लोग अजीब अजीब चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो उस पर ज़रा हमारी बात हुई, आप उसको थोड़ा सा अगर रिकैप कर सकें आप। जी हाँ, अजीब चीज़ें तो काफ़ी मिली हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। मैंने क्या किया है कि अपना टाइम बचाने के लिए, एफ़र्ट बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, और अपने आप को सेन रखने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ही अपने आप को एक जो है प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर दी हैं। तो मतलब काफ़ी अजीब अजीब रिक्वेस्ट मिली। कुछ लोग बोल देते भाई हमें लोगों की शक्लें दिखाओ कि किस हाल में है लोग। सही है, अब लोगों की शक्लें मैं कैसे दिखाऊं भाई, मुझे पूरा इलाका जानता है, पूरा इलाके को मैं जानता हूँ।
सही, अगर नहीं भी जानता तो वो मेरे नाम को, मेरे फैमिली नाम को जानते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग टू टेक लाइटली। सही है, ये हो ही नहीं सकता। आपको एक वो कल्चरल या ऑन द ग्राउंड रियलिटी को भी देखना पड़ता है। तो फ़ोटोज़ क्यों देखें। अब इस तरीके की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं। उसके अलावा जो रिक्वेस्ट आ रही है कि अपना लोग जो है वो पैम्पर के डब्बे भेज रहे हैं। पैम्पर मिला जी हाँ, हगीज़ का था या पैम्पर जो भी था। बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है, पैम्पर भी भेजा है लोगों ने। जी हाँ, पैम्पर भेजा आप लोग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैम्पर लोगों को देके क्या करूँ। अब जिसको ज़रूरत भी है तो मैं उसको देके क्या करूँ। एक तो मेरा टाइम और एफर्ट ज़ाया होगा। सही है, अब जिसको दूंगा मैं, सही है, उसको यूज़ नहीं करना आता तो मैं एक तो अपना 1 घंटा उसको यूजेज करने में सिखाऊं। सही है, मेरे पास इतना इंडिविजुअली टाइम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर बैड थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग कि इस रियलिटी में अप्लाई कैसे हो रही है आप मुझे बताएं ना। तो या जो भेजने वाले हैं वो बताएं, आप तो नहीं बताएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है। लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं। अब मैं वो बच्चे को पहनाएगा पैम्पर, अब वो बच्चा ऑलरेडी नंगा घूम रहा है। सही है, वो बच्चा ऑलरेडी कपड़ों के बगैर वो पैम्पर पहनेगा, वो 3 दिन पैम्पर नहीं उतरेगा, वो और बच्चा बीमार हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है। सही है, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये है कि दिस इज़ मतलब एक कॉमन नॉलेज है कि आप एक माहौल में रह के एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। आप मच्छरों के बीच में रहें तो आपकी मच्छरों से थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। आपको मलेरिया कम इफेक्ट करेगा, पर इस बार जो बाहर से आएगा उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो जो बच्चा ऑलरेडी उस माहौल में रह रहा है, सही है, अब उसको एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग चाहिए, एक प्रॉपर स्कूलिंग चाहिए। उसको मैं पैम्पर पहना दूँ जाके, 3 दिन में वो और बीमार हो जाएगा। पैम्पर पहन के उसको इन्फेक्शन हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह से भी है कि अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से लोगों के पास तहारत का और बाकी का अपना एक सेटअप है। हम उस सेटअप को डिसरप्ट नहीं कर सकते। इस्तंजा करने का तरीका लोगों के पास है। अब हम समझें कि लोगों को इस्तंजा करना भी नहीं आता, तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से तजलील है हमारी आवाम की कि उनको जो है हम गोया कि आज हम उन्हें ज़िंदा रहना और जीना सिखाएंगे। तो मुझे कुछ इसमें से इस तरह की पिक्चर मिली जब कि जी हाँ, इसकी एक और आपकी बात पूरी। जी इसमें एक और एग्जांपल है कि कुछ लोगों ने कुछ सैनिटरी पैड्स भेजे। अब मैं सैनिटरी पैड्स जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। लोगों के पास जो है यहाँ पे ऑलरेडी देसी तरीका मौजूद है उस चीज़ को रोकने का और काउंटर करने का। सही है, उसके लिए गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें नहीं है। सही है, अब जिसको बटरफ्लाई की ज़रूरत नहीं है वो बटरफ्लाई को क्या करके करेगा इस सिचुएशन में जब वो भूख से मर रहा है। सही है, उसके पास ऑलरेडी देसी तरीका है एक उसको काउंटर करने का, और जो है उसको सदियों से लोग ये करते हुए आ रहे हैं और सदियों से लोग तहारत भी कर रहे हैं, सदियों से लोग अपने आप को साफ़ भी रख रहे हैं। सही है, ये है कि अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हैं तो एक क्या बोलते हैं, लग्जरी तो नहीं बोलूँगा, एक ये है कि नेसेसिटी में तो आती है, बट ये है कि इस रियलिटी में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, बिकॉज़ यहाँ पे लोगों की नेसेसिटी कोई और है। हमें देखें ना, कितनी दुख की बात है कि नेसेसिटीज़ में भी प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है। अब स्प्राइट या कोक ये है कि ये यूज़ में आती हैं चीज़ें। सही है, बट अभी लोगों को पेट भरना है, उनको चावल चाहिए, उनको दाल चाहिए, उनको अपना आटा चाहिए, उनको आलू चाहिए, उनको चीनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक सदियों से तरीका चलता हुआ आ रहा है, तो दे आर गुड फॉर नाउ। सही है, कुछ टाइम बाद हम ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको भेज सकते हैं। लिस्ट बहुत ही बड़ी है। अब लोग पानी की बोतलों का पूछ रहे हैं, हैंड पंप्स का पूछ रहे हैं। अब हैंड पंप्स ऑलरेडी, पीने की बोतल, ड्रिंकिंग पानी की वो मिनरल वाटर की बोतल, और ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं अल खिदमत और जेडीसी के इमदादी कैंप्स वगैरह पे जाएं आप, कराची में जहाँ पे भी लगे होते हैं इनके 3 तलवार पे या शारा फैसल पे या राशिद मिनास पे, जहाँ भी लगे वहाँ पे पानी की बोतलें भरी हुई हैं। अब पानी की बोतलें भाई, अगर सिंध गवर्नमेंट ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपना डिज़ास्टर्स करार दिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट आफत ज़दा करार दिए हैं, तो उनमें से चंद ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे खारा पानी है। अपर सिंध में आपका लाड़काना हो गया,
वहाँ पे भी कुछ कुछ जगह पे मीठा पानी है। जैकबाबाद हो गया, सक्खर के कुछ इलाके हो गए और खैरपुर के कुछ इलाके हो गए, और फिर लोअर सिंध में कुछ इलाके आ जाते हैं आपके। तो फॉर द मोस्ट पार्ट पानी मीठा है, सही है। तो उस रियलिटी के बारे में भी जानना जरूरी। हाँ, साफ है। आप ये नलके से कोई भी उठा के पानी आप पी सकते हैं। स्पेशली जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फेरोज में तो कोई मसला ही नहीं है मीठे पानी का। हैंडपम्प की बात करें, और वही लोग पानी इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, हैंडपम्प्स की बात कर रहा हूँ। सही सही। अच्छा, अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं। हमने इस पर बात भी की थी और फ़ोन पे भी बात रहती है। कुछ ब्रदर्स हेल्प करना चाह रहे थे, उन्होंने इस पर इंकरेज किया कि ज़रा हम एक इस खर्चे का तखमीना तो लगाएं, यानी कि अगर रियासत ही इसको फ़ंड कर दे तो हम अभी शायद 3 महीने की इमदाद की बात कर रहे हैं या 6 महीने की, और बुनियादी ज़रूरियात की अगर हम बात करें और हम पूरे सिंध के लैंडस्केप पे बात करें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी आर वी टॉकिंग अबाउट? देखिए, मैं इससे अपनी एग्जांपल से ही शुरू करूँगा जी। मैं पिछले दिनों से लेके 12-15 दिनों से पटीदन और नौशहरा फेरोज़ एरिया, फुल एरिया और भिरिया सिटी और खैरपुर के कुछ गाँव में काम कर रहा हूँ। तो ये 50-60 किलोमीटर का रेडियस है। तो इन इलाकों में जो मैंने देखा है, सिर्फ पटीदन अगर अपने हल्के की बात करूं तो लोगों के समझने में आसानी हो जाए, विच इज़ PS 35 प्रोविंशियल सिंध असेंबली का हल्का। तो उसमें जो है पटीदन से नौशहरों तक जो मैंने देखा है 1500 से ज़्यादा, बहुत ही रियल अंदाजे के मुताबिक और लाइव एग्जांपल के अंदाजे के मुताबिक 1500 से ज़्यादा मुस्तहक फैमिलीज़ भी हैं। अब मुस्तहक का क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो, जो प्राइवेट जॉब वाला ना हो, जिसके पास अपना माल मवेशी ना हो, बड़ा माल मवेशी, बकरी इज़ फाइन, सही है, क्योंकि वो साल साल पे बेचता है, उसमें कोई इतनी आमदनी नहीं होती। ये खैर, ये अपने एक रियलिटी को देख के क्राइटेरिया बनाया है, सही है, हर एरिया में चेंज हो सकता है, सही है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक, यहाँ जो बिज़नेस वाला ना हो, दुकानदारी वाला ना हो, तो उस अंदाजे के मुताबिक 15 to 1600 फैमिलीज सिर्फ 15 नौशहरा फेरोज़ से पटीदन के एरिया में है। ऐसा ही हल्के का आप दूसरा हिस्सा देख लें, विच इज़ फ्रॉम नौशहरा टू मिठियानी और ठारूशा एरिया, ठारूशा के बाहर, ठारूशा हल्के में नहीं आता, 1500 फैमिलीज़ उधर होंगी 15-16 किलोमीटर के पैच में। और फिर नौशहरा से फुल सिटी की तरफ आप आ जाएँ तो वहाँ से 500 से 600 फैमिलीज़ होंगी। तो पूरे हल्के में अगर आप देखें तो 4000 फैमिलीज से ज़्यादा नहीं है मुस्तहक, हु आर इन इमीडिएट नीड, जो भूख पे हैं, माइग्रेटेड लोगों पे अपना रोडों पे बैठे हुए हैं और माइग्रेट करके अपने रिश्तेदार लोगों के पास चले गए, क्योंकि हर घर में ये सूरत हाल के 2-2, 3-3 फैमिलीज़ उनकी जानने वाली रह रही हैं यहाँ पे। तो एक घर में? जी हाँ, एक घर में ये सूरत हाल है, जो जाहिर सी बात है साहिब इस्तात हैं। सही। और साहिब इस्तात हम ये बात कर रहे हैं, पीपल हु आर मेकिंग 30 to 40,000 अ मंथ, वो साहिब इस्तात हैं जो 3-3 फैमिलीज़ को भी या 4-4 फैमिलीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बात है। तो 4000 फैमिलीज से ज़्यादा यहाँ पे मुस्तहक नहीं है, हु आर इन नीड ऑफ इमीडिएट नीड्स हैं, जिनकी राशन की, टेंट्स की, अपना फूड की और कुछ हद तक मेडिकेशंस की। तो अगर मैं देखूं कि पटीदन से नौशहरा फेरोज़ के पैच में मैंने काफ़ी फॉर द मोस्ट पार्ट गाँव को विज़िट किया है, काफ़ी लोग अभी भी रह गए जो मुस्तहक हैं। तो उनमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा हम लगाएं 1500 फैमिलीज़ का, तो 2 हफ्ते का उनका राशन जो है 1500 से 1600 रुपये का आ रहा है, सही है। रॉ मटेरियल, ड्राई मटेरियल जो है, चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, चीनी, उसमें चीनी और पत्ती भी आ गई, सवैयाँ हो गई, 2 हफ्ते का कवर 1600 रुपये, 1600 रुपये का हो रहा है, सही है। तो इसका तखमीना आप लगाएं 1500 से, उसको आप जो है वो अपना मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है आपका 25-27 लाख के करीब हो गया, 23-24 लाख के करीब हो गया, सही है। तो पटीदन से नौशहरा फेरोज़ के दरमियान ही 2 हफ्ते का जो इमीडिएट नीड है वो 24 से 25 लाख से ज़्यादा नहीं है राशन का। ऑन टॉप ऑफ दैट इनको टेंट्स की ज़रूरत है, जिनको राशन की ज़रूरत है। अगर 1500 को राशन की ज़रूरत है तो इनमें से 1100-1000 को टेंट्स की ज़रूरत है। तो टेंट्स भी जो हैं अपना 2-3 हज़ार में, या फिर अभी तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स से पता चला है कि 1000-1200 तक के भी तरपालें मिल रही हैं। अब टेंट्स की एक रियलिटी और है कि बहुत ही गर्म है, 40 डिग्री वेदर में लोग सर्वाइव ही नहीं उसमें कर सकते अंदर ना, इवन रात के टाइम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
लोग तरपाल मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। हम एक बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बेयर बुनियादी मिनिमम की बात कर रहे हैं, survival। बिकॉज हमारा मुल्क कोई अमीर मुल्क नहीं है। सही। सही है, हम 27,000 का टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमें IMF के पास जाना पड़ता है, हमें UN के पास जाना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप 1200 रुपये की तरपाल ले लें कराची से, या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपना 14 बाय 15 की, 12 बाय 14 की साइज़ की जो है वो तरपाल बन जाती है 1200-1300 की कराची से। अगर आप रोल्स बनाएं तो 1200 को आप मल्टीप्लाई करें 1500 से, तो ये भी जो है अपना ये भी 20 लाख के करीब अमाउंट बन जाती है। ये वन टाइम खर्चा है जिससे लोगों का पूरा विंटर निकल जाएगा। सही है, तो 50 लाख के करीब सिर्फ ये पडीदन से नौशहर फेरोज़ का एरिया हो गया। ऐसे ही 50 लाख आप नौशहर फेरोज़ से मिठानी तक ऐड कर लें, और ऐसे ही 800 फैमिलीज़ के आप जो हैं 25 लाख और ऐड कर लें फुल तक। जी हाँ। और इन फैमिलीज़ को देखें 25 लाख की मैंने अमाउंट बताई पडीदन से नौशहरों तक, और अगर उसमें फुल भी ऐड करते हैं और मिठानी तक भी ऐड करते हैं तो 75 लाख रुपए हो जाता है 2 हफ्ते का खर्चा। सही है, तो इन फैमिलीज़ को अगर आप सस्टेन करें 6 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक, तब तक तो वैसे ही आधी इनमें से अपने नॉर्मल सी ऑफ लाइफ में आ जाएंगी। अगर इनको हम 6 महीने के प्लान के मुताबिक सस्टेन भी करते हैं, राशन देते हैं, क्योंकि टेंट्स तो वन टाइम खर्चा है 30-40 लाख रुपए का। सही है, अगर हम अच्छे वाले भी बनवाते हैं तो अगर राशन का ही करते हैं तो इनका 6 महीने का सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा इन लोगों का, सिर्फ एक हल्के में। और ये नॉर्मल डेज में DC की बजट है, नॉर्मल डेज का DC नॉर्मल बजट डेज में DC की बजट है ये। जो कितना बताया आपने DC का बजट टोटल, जो भी मुझे आपने, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मगर आपका एस्टिमेट कितना बना अभी टोटल? 5 से 6 करोड़ रुपए सिर्फ एक हल्के को कवर करने के लिए 6 महीने तक। सही है, और DC का ये रफ बजट अगर हमारे MP अपनी लैंड क्रूजर को एक भी बेच कुर्बानी कर दें, अगर 2 हैं उनके पास, क्योंकि अगर गरीब हैं तो एक होगी, अगर 2 हैं तो फिर वो एक बेच सकते हैं ना, अगर एक है तो फिर वो रख लें। सही है, उनको ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है फिर तो ये आई थिंक वो भी शायद 8-8.5 करोड़ 8 करोड़ की हो चुकी है। खैर जो भी, तो वो आपको एक गाड़ी एक तरफ, हाँ। और 6 महीने हाँ। 4000 फैमिली पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 महीने हाँ। एक तरफ। जी हाँ, ये क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक हल्के की बात कर, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के चारों हल्के आप मिलाएं तो 10-12 हज़ार फैमिलीज से ज़्यादा नहीं होंगी जो बिल्कुल मुस्तहक हैं। वो आर द लोएस्ट ऑफ द लो, जो डेली वेजेस पे हैं, जो अपना मजदूरी करने वाले हैं, फसलों में काम करने वाले हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सही है, उसमें से आधी आवाम नहीं है जो बिल्कुल सही है, सफ़ेद पोश थोड़ा आवाम सा टाइम की कमी तो अगर डिस्ट्रिक्ट को पूरा ऐड कर कंप्लीट कर लूँ जी, तो जी। वो 25 से 30 करोड़ रुपए 6 महीने का नहीं है। और 20 अजला अगर आफत ज़्यादा है तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें यार, मतलब अगर लाखों लोग मुतासर हुए हैं तो अगर 30 करोड़ रुपए नौशहर फेरोज़ डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं तो आप खुद ही तखमीना लगा लें कि अपना 30 को मल्टीप्लाई 10 करें, 20 करें 20 अजला में, तो 6 से 8 अरब रुपए में आप 6 महीने तक इस आबादी को, इमीडिएट नीड वाली आबादी को सस्टेन कर सकते हैं आराम से। मैं पीपल ऑन द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली, क्योंकि शायद लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं, क्योंकि इमीडिएट नीड वाले शायद और मिडिल मैन भी बीच में बैठे हैं जिनके जो बेचारे भूख पे हैं ना, तो उनकी बात नहीं हो रही। द पीपल सबसे बड़े पेट जिनके हैं। हाँ, चलें, खैर ज़बरदस्त ये है, तो इस पे अलग ही सियासी पे हम और बात करेंगे। तो एक और डिस्कशन हुई थी हमारी कि मेरे पास एक मैसेज आया कि जब आप इमदाद करने, लोगों को मदद के लिए चीज़ें फराहम करें, तो क्योंकि ये जो आफत है ये मौसम की ख़राबी की वजह से आई है, और मौसम ख़राब होता है प्लास्टिक जैसी चीज़ें बनाने से, तो खुदारा लोगों को प्लास्टिक ना देना। तो मैं बहुत चौंका भी और हंसा भी और परेशान भी हुआ कि कैसी कैसी आवाम रहती है हमारे यहाँ। लेकिन आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की कुछ बातें आई थी कि लोग जो हैं वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट थे, तो इसमें कुछ डू यू रिकॉल एनी सच लोगों का पर्सपेक्टिव जो आपसे शेयर किया हो? अगर नहीं भी याद आ रहा तो कोई ऐसा। जी हाँ, उसमें ये है कि अभी देखें, अगर कुछ राशन के रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं तो हम प्लास्टिक बैग्स में ही डाल के उनको लोगों को दे रहे हैं। आई नो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट थिंग टू डू, बट इस रियलिटी में यही अप्लाई होता है। जो हमारे पास वसाइल हैं हम उनको बेस्ट यूटिलाइज करें। और फिर मेरे ख्याल में सर्वाइवल का भी क्वेश्चन हाँ, है। एक रेम्बो की उसमें फिल्म थी, उसमें जो है वो रेम्बो का जो एक्टर था, नाम भूल गया मैं, बचपन में देखते थे, वो जब पहाड़ पे जाता है तो अपना डिफेंस मजबूत नहीं करता, सबसे पहले वो अपने आप को ढांकता है
अपना तरपाल ओढ़ के जो है अपने आप को सर्दी से बचाता है, अपने फिर वो पट्टी बांधता है, तो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करता है जो उसके साथ पास वसाइल होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ। और टू बी ऑनेस्ट आई कैन डू, और वी एज अ कम्युनिटी कैन नॉट डू मोर देन दैट। अब हम 1200 रुपये की थैली बना रहे हैं, 1150 रुपये की थैली बना रहे हैं 8 दिन की 10 दिन की फैमिली के लिए, तो उसमें जो है 1000 थैली आ जाती है हमारी 600 रुपये में, 500 रुपये में, जो उसमें कंट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे। तो अब हम क्या करें, वो 10 रुपये की थैली लेके जो 10,000 रुपये की आएँ, या जो प्लास्टिक एफिशिएंट बैग्स हैं वो कहाँ से लाएं हम? अभी हम 25 किलोमीटर दूर नौशहरों फेरोज तक नहीं जा सकते, तो हम वो थैलियाँ कहाँ से लाएं? सही बात है। क्या ये एक डिस्कशन भी है? सही बात मुझे समझ नहीं आ बिल्कुल रहा। सही। यहाँ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि यार अपना जो है वो, जैसे ही आपने बोला इन्वायरमेंट फ्रेंडली बातें और ये सब चीज़ें, तो अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। इससे रिलेटेड एक बात ये थी कि कुछ कंपनियां हैं जो अपनी अपनी चीज़ें बनाती हैं। तो मैं एक मशहूर कंपनी है, फिर मैं उसको बायस से बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रहा, वो दूध और पानी की बोतल बनाती है। तो उसने बोला हम अपने मुल्क में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दूध के डब्बे और पानी की बोतलें फराहम करेंगे। तो ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बिल्कुल मिसमैनेज्ड और नॉट प्रायोरिटाइज टू द नीड्स ऑफ द पीपल एक्टिविटी कर रही हैं। तो ऐसे भी कुछ आपके इनकाउंटर में कुछ चीज़ें आई, कोई और इस तरह की वाक़यात CSR रिलेटेड? व्हाई इज CSR नॉट द प्लेस फॉर पीपल टू गिव देयर मनी? देखें, ये वही बात है ना, CSR हो गया ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक किस्म से ये अपनी माजरत के साथ जो भी कंपनी है, मैं तो जानता नहीं, खैर ये तो एक अपनी मशहूरी कर रहे हैं ना, देसी ज़बान में बोलें तो। अभी हम यहाँ पे दूध के टेट्रा पैक्स या जो भी हैं उसको हम क्या करेंगे, या मिनरल वाटर को क्या करेंगे, या एक अपना कंपनी की चॉकलेट को क्या करेंगे हम अभी? सही है, उसको आवाम क्या करेगी जब वो भूख पे मर रही है, उसको राशन की नीड है। सही है, जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। सही है, वो चॉकलेट ये 10 कंपनीज़ की दुकान पे पड़ी हुई है, वो अवेलेबल है। खरीदने को पैसे नहीं। अगर पैसे भी हैं तो वो चावल लेना प्रेफर करेगा भाई, हाँ। वो आलू लेना प्रेफर करेगा, चॉकलेट नहीं लेगा। अभी वो अपने बच्चे को बोलेगा भाई कि थोड़ा सब्र कर लो, खैर है, चीनी से ले लो या 1 रुपये वाली टॉफ़ी ले लो, कोई मसला नहीं। तो मसला तो है, खैर मतलब ये है कि लोग इसमें भी सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं। तो अब वो दूध के डब्बे को बंदा क्या करेगा जब वो अपना सर्वाइवल जो है उससे सेटिस्फाइड है? किस चीज़ से सेटिस्फाइड है? उसके पास अपना माल मवेशी है, वो रात को दूध का 1 किलो निकाल के और गंदम की रोटी खा के वो सो रहा है आराम से नींद। सही है, तो वो उसकी वो नीड है, तो वो दूध के पैकेट को क्या करेगा? वो दूध के पैकेट उसके किस काम का? बिल्कुल जब सही। ऑलरेडी वो दूध और वो चीज़ें मौजूद है। हम थर में नहीं है, थर की रियलिटी अलग है, बलूचिस्तान की रियलिटी अलग है, यहाँ की रियलिटी अलग है, साउथ पंजाब की रियलिटी अलग है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अगर एड विदाउट पिन पॉइंटिंग एनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ हैविंग एन एफिशिएंट रिलीफ एक्टिविटी। तो इंशाल्लाह सबको रिमाइंड भी हो जाए, इसका और कोई मकसद नहीं है इस डिस्कशन का, इट्स जस्ट टू मेक इट मोर एफिशिएंट। एवरीबडी वांट्स टू डू बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। सही। तो एड का अब्यूज़ भी हो रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोग यहाँ बता रहे थे जो शहर में भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं, हाईवे पे बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती खैमे लगा के बैठ गए हैं, जिसको नहीं पता वो वहीं देना शुरू कर देता है। फिर अगर आप ट्रक लगा लें तो वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। आपने बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर दो तो वो जाके दोबारा बिकना शुरू हो जाती हैं, सरकार के पास दे दो तो वो जमा होना शुरू हो जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वही है ना, सॉरी आपकी बात काटता हूँ, जो आपने मिल्क के डब्बे की एग्जांपल दी और मिनरल वाटर की एग्जांपल दी, तो वो अगर आप इन एरियाज़ में भेजेंगे वो तो दुकानों पे बिकना शुरू हो जाएगी, वो तो लोगों के पास आएगी ही भी नहीं। आप किसी भी बंदे से जाके उठा के 10 बंदों से पूछ ले, वो बोलेगा हमने तो ये चीज़ देखी भी नहीं इमदादी ट्रकों में या कहीं और। तो आ रही है वो मोस्ट प्रॉब्लली मार्केट्स में ही जा रही है, और इनकी बेतहाशा वीडियोज़ अब जो है मंजर आम पे आ चुकी हैं। बिल्कुल सही। आप अपनी बात कंप्लीट करें। बस मैं यही कह रहा था कि अगर ओवरऑल जो एड देने पे और एड लेने वाले लोगों में अगर आप थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट कराएं। आप जानवर से बता रहे थे, जानवर से पता लग जाता है ख़ानदान, और एड का जो अब्यूज़ है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल,
सरकार को एक्सक्लूड करके मैं अभी पूछ रहा हूँ, Yeah. उसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन दें कि कैसे एक आदमी उतरे यहाँ आ भी जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करे एक हकदार को और एक आर्टिफिशियल और जिसको बोलते हैं ना कमर्शियल मांगने वाले को। देखिए मोस्टली जो हेल्प आ रही है वो विद इन द कंट्री से ही आ रही है। सही है। सही है। ये भी हमने एक जो है वो ना वो एक वो हवा बनाया हुआ कि ओवरसीज से हेल्प आएगी, ओवरसीज से हेल्प आएगी। ओवरसीज से इतनी हेल्प नहीं आ रही जितनी विद इन द कंट्री आ रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अभी भी अपने आप को खुद कफील और सस्टेन कर सकता है। बस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी बहुत करप्शन है, बाकी वसाइल की कमी नहीं है लोगों के पास और पैसे की कमी नहीं है अभी भी स्टिल एट दिस पॉइंट। तो जो मुल्क पैसा आ रहा है वो मुल्क विद इन द मुल्क से ही आ रहा है, मुल्क के अंदर से ही आ रहा है ज़्यादा फॉर द मोस्ट पार्ट। बाहर से भी आ रहा है बट ये है कि फॉर द मोस्ट पार्ट अंदर से ही आ रहा है। सही। तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? अभी हम ये कि बर्मा या फ़लस्तीन या सीरिया तो एड भेज नहीं रहे कि वहाँ पे मुसलमान भाई हमारे जो है वो मुश्किलात का शिकार है, हम वहाँ पे किसी ट्रस्ट या NGO के थ्रू एड भेज दें या कोई वीज़ा का मसला है। यहाँ पे आप कराची से 4 घंटे पे बैठे हैं यार, आप लाहौर से जो है वो फ़्लाइट सखर आ रही है, लाहौर से अपना ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, इस्लामाबाद से रोड नेटवर्क कनेक्टेड है। 2-3 दिन के लिए मुतासर हुआ था, कट ऑफ हुए थे रोड नेटवर्क्स, बट अभी भी आप 6 घंटे में यहाँ से कराची पहुँच सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉकेजेस के बावजूद। सही है। तो आप अगर देख रहे हैं कि ये एक एरिया है तो बजाय किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इग्नोर करने के बजाय आप ये हैं, अब वैसे ही कराची से जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या देख रहा हूँ जो मैं कराची के दोस्त, वो वैसे ही अपनी छोटी छोटी टीम्स बना के कोई कॉर्पोरेट लेवल पे, कोई मोहल्ले की लेवल पे, कोई किसी जमात की लेवल पे, कोई किसी पॉलिटिकल जमात की लेवल पे, या कोई अपना एज NGO के छोटे से मोहल्ले की लेवल पे दोस्त यार अहबाब एक 2 ट्रक बना के ला रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं। तो मेरी एक ये टिप ये होगी कि आप अगर आ रहे हैं तो 1-2 दिन एरिया में लगा के जाएं। 1-2 दिन आप वैसे भी तो दोस्तों को इकट्ठा करने में लगाते होंगे ना, यार इसने टोपी करा दी आखिरी टाइम पे, ये नहीं आया, इस बंदे ने बोला था उसने टोपी करा दी। 5 बंदे तैयार होते हैं तो दो बंदे निकलते हैं तो उसमें ही 2 दिन लग जाते हैं। वो 2 दिन आप यहाँ के लगा लें, बेहतर है। सही है। एरिया को देखें, मेरे पास ना रहें, किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको एरिया की डायनामिक्स का पता चल जाएगा। और खुदारा मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि नेशनल हाईवे और मेहरान हाईवे और इंडस हाईवे से जो है ना वो नुकसान का तयन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सही है। ये मैं एक ग्राउंड रियलिटी पे बैठ के बात बता रहा हूँ एज अ लोकल ऑफ पटीजन, ऑफ नौशहर फेरोज, ऑफ नवाबशाह एरिया। सही है। वहाँ से तयन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि यहाँ तो नुकसान ही नहीं है, हम तो यहाँ पे फला होटल पे बैठ के जो है वो कढ़ाई गोश्त खा रहे हैं, पेशावरी कढ़ाई भी मिल रही है। अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मोरों में आपको पेशावरी कढ़ाई मिलेगी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल जो है वो मिल जाएगा आपको। सही। खैर मतलब बात ये कि लेकिन मैं वापस अगर आपको उसकी तरफ लेकर आऊँ कि एड जब कोई दे रहा है तो अब कोई अगर NGO आई, कोई ट्रक आया, कोई इंडिपेंडेंट लोग आए और वो हाईवे पे ही दे के चले गए, शहर में दे के चले गए, नुसरत नहर के साथ जो है वो नुसरत कैनाल के साथ जो है वो दे के चले गए, किस गांव तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इस पे थोड़ा आप बताएं कि शहर में क्या हकदार बैठा है, क्या मेन हाईवे पे हकदार बैठा है, क्या नुसरत कनाल पे बैठा है, इस गांव में बैठा है, हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन। बात यह है कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं ले रहा उनका मैं, उन्होंने नौशहर फेरोज से मुझे कांटेक्ट किया 2 दिन पहले कि आप हमें बताएं आपके एरिया में कौन से विलेजेस ज़्यादा मुतासर हैं और आप हमें लेके चलें वहाँ पे। मैंने बोला जो ज़्यादा मुतासर है भाई रोड से 1.5 घंटा दूर अंदर है, घूम के जाना पड़ेगा, भिरिया जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के वापस UC बेलावा में आना पड़ेगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा मुतासर है मच्छरों से और चीज़ों से। तो वो भाई बोल रहे हैं भाई इतना टाइम नहीं कर सकते, माजरत के साथ, आई नो वहाँ पे हैं, वो ये बोल रहे हैं सही इतना। तो मैंने बोला चलो रोड से ये बैठे हैं, इस विलेज का बताया मैंने, रोड के साथ ही हैं, इनके पास आ जाना। सही है। तो वो आए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके और फोटो वगैरह बना के चले। रोड से, मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है, मतलब वो 1.5 घंटे की वो जो है एफर्ट नहीं करना चाह रहे थे। ये भी उनके लिमिटेड वसाइल, जो भी हम उनको जज नहीं कर रहे, ये भी आ रहे हैं, उनकी गनीमत है। बिल्कुल सही। तो ये कि वहाँ पे लोकल शहर में बैठ के भी वो नहीं कर सकते। सही है। और आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर वर्क, यहाँ ये नहीं बोल रहा कि उनके पास करप्शन है या क्या है, बट ये है कि लोकल बंदा जो होगा उसको ही पता होगा। अब लोकल बंदे का आप तयन कैसे करेंगे? तो मैं यही बात कर रहा था, आप एक ट्रक इकट्ठा करने में, एक मसदा करने में 5 दोस्त जो हैं वो 2 दिन लगा देते हैं,
शायद 2 दिन से भी ज़्यादा कराची में, सही है, यहाँ कॉर्पोरेट लेवल पे जिस भी लेवल पे, तो आप वो एफ़र्ट यहाँ पे लगा के जाएँ, 2 दिन आए, यहाँ पे देखें लोगों को, सही है, लोकल कांटेक्ट आपका वैसे ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। आप एक गांव पकड़ लें, 2 गांव पकड़ लें, 5 गांव में काम करें, बट ये कि उसको ही आप जो है वो कंटिन्यू रखें वहाँ पे। और उसके अलावा जो है लोकल बंदे आप देखेंगे कि जो यार मतलब मेरा एक अलग ही पर्सपेक्टिव है ना इस मामले में, वेदर समवन अग्रीज और नॉट, दैट इज़ देयर ओपिनियन, बट मैं जो हूँ एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जो बंदा अल्लाह ताला का खौफ रखेगा, सही है, वो शायद ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ज़्यादा एफर्ट भी मार सके, शायद मच्छरों वाले पानी में भी चला जाए, या जो एक नज़रियाती सोच रखेगा, अगर वो रिगार्डलेस अल्लाह का खौफ ना भी रखे, वो शायद थोड़ी बहुत एफर्ट कर ले, या जो रिलीफ वर्क में होगा वो तायुन आप उससे मिल के लोकल बंदे को पहचान के ही करेंगे। और जैसे मैंने बोला 5 घंटे ही पूरे कराची से, यार आप 1400 रुपये का बस का टिकट है, 600 रुपये का ट्रेन का टिकट, ट्रेन तो वैसे नहीं चल रही, 5-6 हज़ार में आप इकट्ठा करके एक बंदा भेज दें किसी एरिया में कि भाई तायुन करके आ जाओ, एरिया का है सही या नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है कि बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 गुना आपकी ज़्यादा इफेक्ट बढ़ेगा आपकी एड, इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अभी मैं घर से निकलता हूँ ना, सुबह 300 बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा होता है थ्रू आउट द डे लेने के लिए, बट हम नाम लिखवाते हैं, लिस्ट को तस्दीक जाके करते हैं वहाँ पे गांव में, सिर्फ 1 या 2 गांव ही कवर कर पाते हैं पूरे दिन में, बट उस 1 या 2 गांव की जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो 1000 बंदे को देने से और ज़्यादा होती है। तो ये है कि आप वो बंदे को पहचानेंगे। इसमें एक ये और बात भी है कि मतलब बहरहाल आप अपना कंटिन्यू करें। बस ठीक है, खैर है। इसमें एक और डिस्कशन हमारी हो रही थी कि हम एक आबादी में जाते हैं तो बहुत सारे किस्म के लोग हैं, आपने कुछ उस पर बताया भी था, लेकिन आपने कुछ उसमें बेवा और इस तरह की भी कोई क्राइटेरिया और रखा हुआ है, जॉब्स के अलावा आपने कोई क्राइटेरिया रखा है, बड़े जानवर और जॉब्स के अलावा कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है? जी हाँ, आप तायुन ऐसे करेंगे, जो रोडों पे लोग बैठे हुए हैं तो आप नौशहरों फेरो सिटी में चले जाएं, किसी भी यहाँ पे मेजर टाउन सेंटर में चले जाएं, जी, तो वो एज ए मैं लोकल बोल रहा हूँ, वो सिटी रहा ही नहीं जो 15 दिन पहले था। अच्छा, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग आ गए, अच्छा। सही, हाथ जोड़ के अगर माजरत भी कर लो ना, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। अगर 5 थैलियाँ भी आपकी गाड़ी में देख लेना, तो वो आपका 1 किलोमीटर तक पीछा भी करेंगे, 1 किलोमीटर तक पैदल पीछा करेंगे, 5 किलोमीटर तक 150 रुपये का बाइक में तेल जलाकर पीछा करेंगे। दिस इज़ द रियलिटी राइट नाउ, सही है, ये वाक़यात हो रहे हैं, इस किस्म के लोग आ गए, सही है। ऊपर से आपके नेशनल हाईवे पे लोग बैठे हैं, उनमें आधे मुतासिर बिल्कुल हैं। अब कल मैं एक गांव में गया, नेशनल हाईवे के साथ ही है, वहाँ पे कुछ फैमिलीज थी, सफ़ेद पोश, उनकी हेल्प की नौशहरों फेरोज सिटी के बाद, वो हाईवे से सिर्फ 300 फुट अंदर है, सही है। वो बोलते हमारे पास कोई आया ही नहीं। मैंने बोला नेशनल हाईवे से जो इतने लोग दे के जा रहे हैं, बोलते वो वहीं से दे के चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है कुछ मॉब और मॉब तो नहीं बोले, उन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमें वो आने ही नहीं देते, सही है। तो हम उनको भी जज नहीं कर रहे, वो भी शायद ज़रूरतमंदों में आते हैं, बट ये है कि ज़रूरतमंद तो हैं, बट उसके ऊपर वो छीना झपटी वाला माहौल जो है ना, वो भी है। और उसके अलावा आप रोडों पे देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि रूरल एरियाज़ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना बदोश टाइप, माल मवेशी होते हैं, उनके पास 80-80, 100-100, 50-50, वो जो हैं 12 ही महीने रोड पे रहते हैं, वैसे ही रोड पे रहते हैं, लाइफस्टाइल है, उनका लाइफस्टाइल ही रोड पे रहना है। उनको आप कैसे तायुन करेंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं उसके हवाले से। वो ये है कि आप जब रोड पे जा रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं उसका माल मवेशी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ है रोड पे, अगर वो ऐसे ना वो सजदे टाइप सिचुएशन में बैठा हुआ है, रोड पे बैठा हुआ है और खड़ा नहीं हुआ, डांस नहीं कर रहा, या वो 100 फुट 200 फुट उसके खेमे से दूर नहीं घूम रहा, तो ये एक टिप और ट्रिक है उसको पहचानने की। अगर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ है ना, उसका पूरा माल मवेशी तो वो वहीं पे था हमेशा से, तो वो उस माहौल का यूज्ड टू है। जो माल मवेशी उस माहौल का यूज्ड टू नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वो एक तो अलग अलग होगा, सही है, और वो धुओं के बावजूद भी, मच्छरों के बावजूद जो है वो एक आपको डांस करता हुआ नजर आएगा, परेशान नजर आएगा, अपना जो पूंछ है वो हिलाता नजर आएगा, और अपनी उसकी ये गर्दन पूरी रात यूं लगी होगी उसकी माल में, क्योंकि वो उस माहौल में कंफर्टेबल ही नहीं है, कभी वो रहा ही नहीं। उन बेचारों का वो गांव में पानी आ गया तो वो फिर रोड की तरफ आ गए, 1-1.5 किलोमीटर जो भी उनको रोड मिला सामने। बिल्कुल सही है। कल हम एक जगह गए थे, जिस तरह आज हम एक गांव में बैठे हैं,
जहाँ रात हो गई थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, फिर उन्होंने मच्छरदानी में हमें बिठाया माशाल्लाह। ये चाय आज हमने यहाँ पी है तो मुझे वो वहाँ की चाय भी याद आ गई। जी तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे लोगों के बारे में भी बताएं। ये कुछ लोग शहर में ये मशहूर करते हैं, बात करते हैं, मुझे दुख होता है ये बातें सुनते हुए कि गोया ये कोई गुनहगार लोग हैं, बुरे लोग हैं, इन पर अल्लाह का अजाब आ गया है। तो कराची में तो मुझे लगता है जैसे बहुत फरिश्ते रहते हैं, उधर नहीं आता अजाब। तो इस पे थोड़ा बताएं। ये इस मुश्किल तकलीफ़ में हमको चाय भी सर्व हुई है, हमारे लिए चारपाई लगाई गई है, हमें मेज़बानी कराई गई है। कल भी इसी तरह का माहौल था। मेरे ख्याल में मैं और आप कल और आज में कोई 8 या 9 गाँव में गए हैं और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें पानी ना मिला हो, पेट्रोल ना मिला हो, हमारी मेज़बानी ना की हो। तो क्या आपके क्या तासुरात हैं इस उम्मत, इस आवाम के बारे में, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं? देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो दिल के बहुत ही सीधे साधे हैं, टू पुट इट सिंपली। मैं जो जैसे कि हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी और एग्जांपल्स ही दूंगा जो मैंने पिछले 15-20 दिन में देखा है। मैं जिस गांव में गया हूँ ना, लोगों के जो भी महदूद वसाइल हैं उन्होंने मेरी हेल्प की है। सही है। अब ये पीछे आप मेकशिफ्ट कश्ती देख रहे हैं, ये गन्ने में गुड़ बनाने में इस्तेमाल होती है। सही है। अब इनके पास कोई कश्ती नहीं है, ये मुझे इसमें बिठा के लेके गए कि आप इसमें चलें। सही है। ये लोगों के दिल हैं। उसके अलावा कुछ लोगों के पास में गया, उनके पास जो मेकशिफ्ट बोट्स हैं उसमें बिठा के लेके जा रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा वसाइल नहीं है। जिसके पास अगर कोई पानी ज़्यादा है रोड पे, 70 सीसी होंडा उसमें से नहीं निकल सकती, तो वो बोल रहे हैं भाई मेरी 125 ले जाओ। 125 का साइलेंसर ऊपर होता है तो वो पानी में इतना प्रॉब्लम नहीं करती, आप मेरी ले जाओ। 500 रुपये का तेल मैंने खपा दिया, बोल रहे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एड वर्क कर रहे हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं, आवाम के लिए भला काम कर रहे हैं। इस हद तक के लोगों ने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली भी दे दिया मुझे, कुछ वीडियोस भी बनाई थी उसमें कि भाई आप हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएं। सही है। आप हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएं जो है, हालांकि डीजल 275 या 300 जो भी जहाँ पे भी जाके टच किया है, तो उसके बावजूद भी आप हमारा ट्रैक्टर ले जाएं, उसमें जाके अपना एड वर्क वहाँ पे जो है रिलीफ उनको जाके आवाम को दे, और उनके भी पैसे नहीं ले लोगों ने। सही है। तो ये हमारे लोगों के तासुरात है, ये हमारे लोगों के दिल हैं। जी हाँ। और ये भी एग्जाम्पल मैं ऐड करूँगा, अगर किसी के पास, बेचारे के पास गधा गाड़ी भी है ना, तो बोल रहा है यार आप पानी से नहीं गुजरो, 1 फुट पानी है, आप गधा गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ आपको। इस तरीके के हमारे लोगों के दिल हैं। तो इन लोगों पे ही पता नहीं अजाब क्यों आ रहा है। जिनके पक्के मकानात खड़े हैं शायद उन पे अजाब नहीं आ रहा, या जो हुक्मरान तबका है या एडमिनिस्ट्रेटिव तबका है उन पे अजाब नहीं आ रहा। पता नहीं अजाब इन पे ही क्यों आ रहा है, हम पे ही क्यों आ रहा है, हमारे लोगों पे ही क्यों आ रहा है। तो ये अजाब नहीं है, बेसिकली आजमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आजमाइश है और ये एक गलत, और जो इस आजमाइश से अल्लाह के करीब जाएगा वो आजमाइश नेमत है, और जो इससे अल्लाह से दूर जाएगा तो वो अजाब है, फिर अजाब है। वो इंडिविजुअल लेवल पे जी हाँ। एक डिस्कशन। अच्छा, एक जगह हम कल मेहमान थे और माशाल्लाह वो बड़े रईस थे और बड़ी उन्होंने भी मेज़बानी की और सब कुछ था, लेकिन मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा विज़न का एक वो है, या इत्तेफाक से अपॉर्चुनिटी थी, कैलामिटी हिट हुई और किसी के पास ये वक्त मौका ही नहीं था, तो वहाँ ड्रोन ने, आपके पास एक ड्रोन है, उसने बहुत हेल्प की, उनकी भी हेल्प की। उनको खुद अंदाज़ा हुआ कि कहाँ कहाँ तक पानी है और अंदर क्या करना है, कौन सा रास्ता भी कच्चा है, कौन सा रास्ता बिल्कुल भरा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। इसी तरह स्मोक मशीन्स पे भी कल हमारी कुछ बात हो रही थी। तो अगर इन दो पे स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सौ के पास पैसे हैं और वो देना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो क्रिएटिवली नहीं सोच रहे कि एक्चुअली ज़रूरत क्या है। सरकार तो छोड़ ही दें, उस पर मैं आता हूँ, अलग से आऊँगा, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पे आपकी क्या ख्याल है? तो ड्रोन का ये है कि खैर मेरे पास पुराना एक ड्रोन पड़ा हुआ था, बट इस टाइम में वो एक नेसेसिटी ऐसे बन गया कि 2 साल बाद मैंने सोचा उसका यूज़ बहुत ही अहम है। तो मैं एक गांव में गया था 3-4 दिन पहले, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, फेसबुक पे लगाई थी, नवाब राजपुर के नाम से गांव था। वहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया तो उनके बता रहे थे हमारे गांव में इतने घर टूट चुके हैं। तो मैंने ऊपर उड़ाया तो मैंने बोला चले देखें कितने टूटे हैं। तो वीडियो बनाई वहाँ की, तो 50 घर थे कोई गाँव में, वहाँ पे 7 और 8 ही बिल्डिंग्स इंटैक्ट थी जिसमें लोग अभी रह सकते हैं। हालांकि उसमें भी दरारें पड़ चुकी है काफ़ी हद तक और उनके जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो गिर चुके हैं। खैर उस चीज़ को रिगार्डलेस, उसमें जब उड़ाया हमने तो पीछे देखा भाई इस गांव से ज़्यादा भी एक गांव है पीछे जो
मज़ीद मुतासर है और चारों तरफ पानी है और घर टूटे हुए हैं। तो पता चला कि भाई वो हाजी रमज़ान बिरोही का गांव है। और मैंने बोला ये कौन सा गांव है, मैं तो पूरी ज़िंदगी यहाँ आता रहा हूँ और ये तो मैंने पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। वो बोलते हाँ ये पीछे गांव है और आप नहीं जानते उनको, बट ये है कि वो जो है उनका रास्ता वास्ता रुका हुआ है। तो मैंने बोला उनका हाल हवाल लो और जो है उनके लिए कुछ एड वर्क हम कर सकें वो करें। तो फिर कल हम उनके पास गए, फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप हम तक कैसे पहुँचे हैं, आपको हमारा ख्याल कैसे आया, ऐसे ही कचहरी करते हुए। तो मैंने बोला भाई इस तरीके से मतलब ड्रोन उड़ाया तो आपका गांव पीछे आ गया, तो हमने देखा भाई यहाँ पे इस गांव से ज़्यादा नुकसान है, तो इसलिए मैं इसी वजह से आप तक पहुँचा। तो अब क्या ड्रोन ने ऐसे हेल्प किया। सही। बाकी दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन का क्या था? स्मोक मशीन। स्मोक मशीन्स का ये है कि मच्छरों की हालत अभी ये है कि हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं अजीज़ हैं, तो वो बता रहे थे कि अगर 450 पेशेंट्स आ रहे हैं एवरेज, तो उनमें से 250-260 पेशेंट्स मलेरिया के। मच्छरों का ये हाल है, स्टैंड आउट डिजीज़ है ये। स्टैंड आउट डिजीज़ है एज ऑफ नाउ। तो ये है कि अपना मलेरिया बहुत ही फैल चुका है और मच्छर तो आप यहाँ 6-7 बजे के बाद ना इस माहौल में बैठ ही नहीं सकते, आप सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम जो है उस एरिया में जहाँ मच्छर कम है, सही है। तो स्मोक मार मशीन का ये है, स्मोक मार मशीन लोग अगर अपने गांव के लिए भी लेना तो फिर भी वो गांव को 2 से 3 दिन में कवर करेगी, क्योंकि टू पुट इट सिंपली आसान देसी ज़बान में, अगर 1 करोड़ मच्छर है एक गांव में तो एक दफ़ा 3-4 घंटे स्मोक करने से 80 लाख मच्छर मरेगा। मगर फिर भी 20 लाख तो बच गया ना, वो 20 लाख भी इतना ज़्यादा है कि वो फिर 2 दिन में 80 लाख हो जाएगा। तो 3-4 दिन लगातार स्मोक मार मशीन का होगा तो फिर जाके ये जो है थोड़ा कंट्रोल हो पाएगा, या किसी मैसिव लेवल पे करें। अगर स्मोक मार मशीन नहीं भी आप जहाज़ के ज़रिए करें या ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल हो सकता है अगर चाइना से हमारे पास हज़ारों टेंट्स आ सकते हैं तो एग्रीकल्चरल ड्रोन्स भी आ सकते हैं। चाइना तो दूर है, पंजाब में ही लोगों के पास मौजूद है, सिंध में ही मौजूद है यार। तो अगर हम इनिशिएटिव लेने की देर है, इनिशिएटिव लेने की देर है। और ये कि पता चला हम 4-5 दिन पहले डीसी के पास गए थे, मुलाकात तो नहीं हो पाई उनसे क्योंकि पहले ही उनका मैसेज मिल गया कि भाई मेरे हाथ ऊपर है, मेरा सामान चोरी हो गया। तो डीसी का सामान चोरी हो गया। तो वहीं पे पता चला कि भाई अपना 5 मशीनें हैं स्मोक मार की, जनरेटर मशीन जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। तो डेफिनेटली नाकाफी। 30 लाख की आबादी है, 25-30 लाख की आबादी डिस्ट्रिक्ट की, और 5 मशीनें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो मेरा कज़न गया 3 दिन वहाँ पे बैठा, उसके बाद उसको मिला। हर रोज़ उसको दवाओं का डब्बा पकड़ा दें, दवाओं का डब्बा पकड़ा दें। वो दवाओं के डब्बे इतने हो गए कि हमने मेडिकल कैंप में दे दिए, वो 3 मेडिकल कैंप्स में चला चुके हैं, अभी तक ख़त्म। लेकिन स्मोक मशीन नहीं, स्मोक मशीन 3 दिन बाद मिली। अच्छा। फिर उसने अपना खर्चा, अपनी एफर्ट करके, अपने खर्चे पे अपना रक्षा करके, जो है अपना डीजल करके, अपना केमिकल करके उसने स्मोक मार मशीन किया। तो ये है कि फ़र्क तो पड़ा उससे, बट फिर मच्छर उतना ही हो गया। तो नीड है स्मोक मशीन, नीड है बिल्कुल, बट मैसिव लेवल पे नीड है। और सबसे ज़्यादा जो अभी डेथ्स हो रही हैं वो मलेरिया से ही हो रही हैं, और किसी चीज़ या सैलाब या छतें गिरने की वजह से नहीं हो रही। बिल्कुल सही। अब क्विकली ज़रा से हम कुछ पॉलिटिकल एंगल पे देख लेते हैं। एक डिस्कशन हमारी ये हो रही थी कि अगर कोई शख्स अगर बहुत लोगों के भले के लिए भी किसी पार्टी का हिस्सा बन जाता है, काउंसलर लेवल का भी पार्टी का हिस्सा बन जाता है, घर पे झंडा भी लगा लेता है सिर्फ, तो अब उसको एक नया ही प्रॉब्लम चैलेंज फेस हो रहा है। मैं थोड़ा सा उसको कैप्चर कर दूं, फिर एग्जांपल से आप उसको इलस्ट्रेट करिएगा। मैं कल की कॉन्वर्सेशन याद दिला दूं थोड़ी सी। तो वो ये डिस्कशन हो रही थी कि झंडा भी अगर लगा हो तो लोग उसको उसी से एसोसिएट करने लगते हैं। अब अगर उसको दीन इस्लाम मज़हब के नाम पे ज़कात फ़ंड भी मिल जाए और उसमें कहीं कमी बेशी रह जाए, तो भी लोग उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम फ़लानी पार्टी के हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो मिसाल के तौर पे, और तुम जो हो वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे, या तुम उसका ख्याल रख रहे हो हमारा नहीं रख रहे। इस देखा देखी में वो शख्स बेचारा शायद इसको पूरा करने के लिए रियासत को देखता है, उस पार्टी को देखता है, लेकिन उस पार्टी से जो अगर 100 रुपये का फ़ंड मिलना था तो उसमें से 5 रुपये फ़ंड झटक के नीचे आते हैं। तो एक तरफ वो अगर अच्छा काम करने निकले और ज़कात के पैसों को इस्तेमाल करने निकले तो उससे लोग कहते हैं तुम पार्टी वाले हो। अगर वो पार्टी वाला बन के पार्टी की तरफ और रियासत की तरफ देखे तो उसे कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है पॉलिटिसाइज्ड लीडरशिप का, इस पे आप कुछ बताएं, क्योंकि मैं ये जो समझा अभी तक वो ये है कि आप बिल्कुल एपॉलिटिकल काम कर रहे हैं, नॉन पार्टिजन काम कर रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग एनी नेम एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी
पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट और कोई जमहूरी सेटअप में आप इसको शमूलियत के साथ या किसी फेवर के नाम पे या मुझे वोट देना किसी वादे के नाम पे आप ये नहीं कर रहे, तो क्यों आप कर रहे हैं और लोगों के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? देखिए, इसमें एक बात तो आपका सवाल करेक्ट करूं, जहां तक वोट लेने की बात है और ये वादे वगैरह की बात है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। यू आर एक्यूरेट ऑन दैट पार्ट। यहाँ पे पॉलिटिकल की बात है तो पॉलिटिक्स की मीनिंग ही है कि लोगों के उमूर की देखभाल करना। तो लोगों के उमूर की देखभाल ही हम कर रहे हैं, विच इज़ द प्राइमरी नीड राइट नाउ। तो इन अ वे इट इज़ पॉलिटिकल इफ़ यू गो डीप इनटू द डेफिनेशंस एंड ऑल दैट, तो पॉलिटिकल तो है। बाकी है कि वोट और जमहूरी बुनियादें और इन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और अल्लाह ही ना करे कि हम इस मामले में कभी भी आएँ और कभी ज़रूरत भी पड़े लोगों के पास वापस आने की कि भाई हमें वोट दे दो। अल्लाह ही हमें इस चीज़ से बचाए और इस क्या बोलते हैं, इस मनहूसियत से बचाए। हम सिंधी में बोलते हैं डमर, अल्लाह साईं असां के इन्हें डमर का बचाए। तो क्योंकि ये इस तरह का डमर है कि बंदा खुद ही मनहूस हो जाता है। अब क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि ईमानदार बंदा भी, मैं खुद एरिया में ईमानदार बंदों को जानता हूँ जो वाकई करप्शन से पाक हैं, बिल्कुल पाक हैं, मतलब कोई उन पे छींटा भी नहीं लगा सकता ना। तो अब हालात ये बने हुए हैं, माहौल ये बना हुआ है। अगर मैं पिछले 15-20 दिन से घूम रहा हूँ एरिया में, तो 4 दफ़ा मुझे लोगों ने बोला है कि भाई राशन लिस्ट वाले को क्यों दिया, हमें तो नहीं मिला, वोट लेने तो जल्दी आ जाते हो तुम। आपको मुझे बोला, मुझे जबकि आपने वोट मांगा भी नहीं। हाँ, और मुझे जानते थे वो लोग, वोट लेने तो जल्दी आ जाते हो बहुत। खैर वो उनको वेरीफाई करा कि हमने राशन तो उस वक्त फराहम कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा बैग्स ही लेके जाते हैं 5-10 हम, क्योंकि ऐसे लोग आ जाते हैं जो वाकई नीडफुल होते हैं। तो खैर उसके वो एक तासुरात और जज्बात थे जो बहुत ही सिंसियर थे। तो क्योंकि अब होता क्या है कि जो लोग ईमानदार भी हैं ना, उन पर एक अगर लेबल लग गया और ज़कात फ़ंड मिल भी गया या उनकी पर्सनल ज़कात है, हो सकता है यार उसने अपनी घर की ज्वेलरी सेल कर दी हो सकता है उसने गाड़ी सेल कर दी हो, कोई सेविंग्स निकाल दी हो, कोई बिजनेस साइड पे फारिग कर दिया हो, वहाँ से पैसे डाइवर्ट करके वो लगा रहा है। और मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, 1-2 बंदों को जानता हूँ, एक के पास हम कल भी गए, सही है। तो अब बात यह है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बट लोग ये पॉलिटिकल लेबल लगने की वजह से ना, मसला ये होता है कि लोग फिर भी बोलेंगे कि भाई इसके बंगले पे झंडा तो लगा हुआ है ना फला पार्टी का, ग्रीन वाला झंडा और रेड वाला झंडा और वाइट वाला झंडा लगा तो हुआ है ना इसकी पॉलिटिकल पार्टी का, तो कहीं ना कहीं वो उसके जो रंग है ना उसमें भंग डाल देता है, टू पुट इट सिंपली। तो वो जितना भी ईमानदारी से काम करे उस पर पॉलिटिकल लेबल लग ही जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग इन दिस मनहूस डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि बच्चे और औरतें जो हैं इज्जत से लेटरिन भी नहीं जा सकते अभी। अच्छा, थोड़ा सा ये जो सुबह चल रहा है हमारा, अभी बैटरी है, थोड़ा सा जो हमारा सुबह चल रहा है, इसमें एक आम आदमी मुझे कल मिला, आपके बैठक पर ही मिला, और उसका ये कहना था, अच्छा परसों मुझे एक बंदा मिला, और क्योंकि वो एक आम आदमी का तासुर बता रहा था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। उसका ये कहना था कि देखें पूरा सूबा जहां करप्शन पे चल रहा है, पूरा सूबा, जो बड़ा है वो बड़ी करप्शन कर रहा है, जो छोटा है वो वोट के वक्त 15,000 के इंतज़ार में। आपको लोकल बंदे ने पर्सपेक्टिव दिया, ये लोकल बंदे ने पर्सपेक्टिव दिया। हाँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा और ना आपने मुझे बताया, मुझे एक लोकल बंदे ने, मैंने उसका नाम आप तक भी नहीं पहुंचाना, उसने मुझे एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल जेन्युइन और जिसको बोलते हैं ना होलसम पर्सपेक्टिव दिया, और उसने बताया कि देखें यहाँ बड़े खाते हैं बड़े अमाउंट में, और जो छोटे हैं ना वो इस इंतज़ार में है कि वोट का वक्त आए तो हमको हर घराने पे 15,000 रुपये मिले, कुरान पे हम हाथ रखें और हमारा वोट भले जिसको चाहिए ले, हमें पैसे तो दे। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम है, उसमें नंबर आया कि भाई 3 महीने पे 25,000 रुपये मिल रहे हैं, कोई उसमें से 5-6 हज़ार रुपये का हिस्सा भी ले जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है जिसका सियासी असर और रसूख है, जो इस गंद में फंसा हुआ है, ही कैन अरेंज बेटर, वो ज़्यादा कार्ड अरेंज करा सकता है अपनी आवाम के लिए। तो आवाम में से एक तबका ये भी समझता है कि बड़ा चलने दो इसको, इसी तरह चलने दो, भले नौशेरो फिरोज़ के हस्पताल में एक्सरे मशीन है, चलाने वाला कोई नहीं है, शायद चलाने का बजट गायब या चलाने का बजट अरेंज भी नहीं हो रहा,
लेकिन उस एक्सरे मशीन पे जितने खापड़ों ने खा लिया उनको खाने दो, क्योंकि हमको भी कार्ड में, एहसास कार्ड में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड में पैसे मिल जाते हैं। वोट के वक्त हमको हमारा रईस अलग पैसे देता है। तो इलेक्शन में ना खड़े होने वाले से तो अच्छा है, जमहूरी पलीद में ना पलीद होने वाले से तो अच्छा है जो जमहूरियत में ही घुस के करे गंद। तो इस पे आपका क्या ख्याल आता है? देखिए, इसमें तो एक चीज़ मुझे कनेक्ट इसलिए हुई क्योंकि आपने कुरान वाली बात की, तो ये बंदा बाहर का नहीं जान सकता, लोकल बंदा ही कर सकता है ये बात। क्योंकि जैसे आपने बोला कि कुरान पे हाथ रख के वोट लिए जाते हैं, और क्योंकि वहाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी बहुत है, तो उनसे फिर गीता पे हाथ रख के वोट का जो है वो अहद लिया जाता है कि आप वोट इधर ही करना है, उसके बावजूद पैसे भी दिए जाते हैं। एंड दिस इज़ अ फैक्ट जो मीडिया पे भी आप सुनते रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, होता है, कौन करता है उस डिस्कशन में नहीं जाते, बट ये है कि ये माहौल एक बन चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ें तो होती है। अब इनकम सपोर्ट जो है वो हर 3 महीने बाद 25,000 रुपये मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और जो है उनको मिल रहे हैं तो एक किस्म से उनको क्या बोलते हैं, मटेरियल बेनिफिट दे के उनको एक ना स्लेवरी में डाला जा रहा है, माजरत के साथ स्लेवरी में डाला जा रहा है कि भाई अगर इधर नहीं दिया तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। और उसका जो है एहसास से नाम तब्दील करके कोई और पॉलिटिकल नेम रख दिया जाता है, या उसका फिर इसके बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी तो फिर और नया नाम रख देंगे उसको जो है। तो ये है, तो अपना लोगों को ख़रीद तो बिल्कुल किया जाता है। और यह है कि इस जमहूरी सेटअप में देखा जाए तो लोग बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, लोग बोलते हैं कि भाई हमें ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, हमें रोड मिल जाएगी, हमें जो है नौकरी मिल जाएगी। तो अभी आप बताएं, जिस हुक्मरानी इन एफिशिएंसी की वजह से, ना अहली की वजह से ये जो जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं, तो ये पीछे पक्की रोड जा रही है, किस काम की है? जिसके लिए 10 साल लोगों ने वोट दे के मेहनत की कि रोड मिल जाए, ये रोड किस काम की रही है? ये पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 30 दिन से लाइट ही नहीं है। 30 दिन से? आधे 3 महीना थी यहाँ, 3 महीना 4 महीने से ये बोल रहे हैं लाइट ही नहीं है। सही है, मेरे गांव में खुद 20 दिन लाइट नहीं थी, और ये वो गांव है जहाँ 4G चलता है, कनेक्शन 4G चलता है इंटरनेट। सही है, मेरे में 20 दिन नहीं थी, और अभी भी आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में लाइट ही नहीं है जहाँ जब से रेंज शुरू हुए। सही है, तो ये ट्रांसफार्मर और ये नौकरियाँ और इस हालत में किस काम के रहे? नेशनल हाईवे भी जो है वो डूब गई, तो वो रोडें और ये इस मतलब एक मटेरियल बेनिफिट की तरफ तो हम जाते हैं, बट फिर जब ऐसी कोई आफत आती है वो चीज़ें तो किसी काम की नहीं रही ना, एक्सपोज कर देती है, और बहुत ही मैसिव लेवल पे एक्सपोज कर देती है। बिल्कुल सही। तो एक कोई आपके कुछ और जानने में हमारे नाम आए थे, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कोई करीब के मिनिस्टर थे, वो इस मॉडल में परफेक्ट जचते हैं, यानी कि वो एक बड़ी सियासी पार्टी के MPA भी हैं या MNA हैं, मैं नहीं जानता, MPA हैं या MNA हैं, इसी इलाके के भी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास माल और रकम भी है, और यकीनन उनके पास असर और रसूख भी होगा। और उनका कुछ आप बता रहे थे कि वो ख़ुद ही अपनी एक रिकॉर्डिंग शेयर हुई और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चली कि वो हाथ जोड़े थे कि मैं बेबस हूँ। तो ये कैसे कि फिर एक बंदा जो इतना करप्शन में या सियासत में आ जाए, और उसके बाद जो है वो उसके बावजूद भी वो बेबस है, इस कैलेमिटी के टाइम, इस आफत के टाइम वो बेबस कैसे हो जाता है? या वो उनकी वीडियो नहीं थी, उनकी ही UC का एक चेयरमैन है, अच्छा, हमारे करीब के ही गांव में, उनकी वीडियो थी कि भाई वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि मुझे जो है 30 राशन के बैग मिले हैं पूरी यूनियन काउंसिल के लिए। 30? जी हाँ, और ये वो यूनियन काउंसिल है जहाँ पे मैं 350 राशन के बैग्स दे चुका हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर। सही है, हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर किया, किसी के वाह के लिए नहीं किया, और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगी कहीं पे, ना ही कोई वीडियो मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन की किसी के फेस की। बट ये कि उस यूनियन काउंसिल में उस मतलब बेचारा ही बोलूँ ना यार, मुझे उस पर तरस आता है, क्योंकि वो चेयरमैन बंदा बुरा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ पर्सनली। वो ये रोना रो रहा है कि भाई 30 राशन के बैग मिले और ये चंद मच्छरदानियाँ, इसको मैं क्या करूँ? अगर मैं इन दिनों में भी लोगों के काम नहीं आ पा रहा तो मेरे यार वजूद का फ़ायदा ही क्या है, हमारे होने का फ़ायदा ही क्या है? वो MPA साहब बोल रहे हैं PS 34 के भाई कराची से राशन का ट्रक आ रहा है और 2 दिन बाद आना। तो वो 2 दिन बाद भाई साहब गए चेयरमैन, तो बोल रहे हैं कि भाई
ये तो ट्रक ही गुम हो गया, तो उसको फिर बोल रहे हैं मुल्तान से नया ट्रक आ रहा है, फिर वो सक्खर में बोल रहे हैं अनलोड हो गया, तो वो बोल रहा है शुक्र है चलो सिंध में तो आया अंदर, तो ये है कि रास्ते में गुम नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। अब वो उनकी हल्के में 12 यूसीज आती हैं और 3 टाउन्स आते हैं, सही है। अब उनको जो लिमिटेड फंड मिल रही है, अब कसूर उनका भी नहीं है ना, कसूर एक किस्म से है कि उन्होंने आवाम को जमहूरी सेटअप की तरफ PS34 में इनवाइट किया, सही है, जमहूरी सेटअप की तरह इनवाइट किया, करोड़ों रुपए की बजट लगा के डॉक्टर साहब जो पिछले MPA थे उनको compete करके इलेक्शन जीत के आए, फेयरली इलेक्शन जीत के आए, जो भी है। बट ये है कि वहाँ पे करोड़ों रुपए की तो बजट लग गई, बट अभी भी आप जो है करोड़पति हैं, और खैर बहरहाल उस चीज़ में नहीं जाते, करोड़पति इस हिसाब से कि आप इलेक्शन में तो इतने खर्चे कर रहे हैं, बट अभी वो खर्चा कहाँ जा रहा है। अगर आपके पास 12 यूनियन काउंसिल्स हैं, 3 टाउनशिप्स हैं, तो वहाँ पे 2 राशन के ट्रक क्या करेंगे? अगर नहीं कर रहे तो यार कुछ MPs की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। कल लाड़काना में MP हैं हमारे अपने सिंध के ही, अपना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये तो उनसे ज़्यादा गैरतमंद हुए, हालांकि वो अपोजिशन पार्टी के। अगर इस हालत में भी आप आवाम को केटर नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने राशन के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि हम नौशहर फ़ैरो से पडीदन तक काफ़ी आवाम तक पहुंच चुके हैं, और अभी बाहर की एरियाज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह की मदद से हमने एक कोशिश की, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, सही है। तो ये हम नॉन ए पॉलिटिकल होके, मतलब एक जमहूरी सियासी सेटअप से बाहर होके इतना कर सकते हैं, तो वो करोड़पति होने के बावजूद इतना नहीं कर सकते। और कसूर इनका इस वजह से है कि जमहूरी सेटअप की तरफ इनवाइट किया लोगों को, फिर लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया। और कसूरवार वो इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो खुद जो हैं, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको बेचारों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अब ये 2 राशन के ही ट्रक हैं, ये लेने हैं तो लो, वरना जो है ये भी नवाबशाह डाइवर्ट हो जाएंगे या जो सक्खर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जैसे उन भाई साहब को, चेयरमैन साहब को सुनने को मिला। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे कि इन इवेंट्स से ये लोग इस बात समझेंगे कैसे ये दलदल है, और इसके अंदर आप कानून साजी तक ना भी पहुँचें, घर में झंडा भी लगा दें, तो कैसे ये जकड़ के आपको अच्छा हाँ, वो लेबल तो लग जाएगा। अभी झंडा आपको किसी गाड़ी पे भी नजर नहीं आएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का। अब हालत ये है कि भाई, ये भी एक बात है कि अपना हालत ये है कि वो लोग डर रहे हैं, MP MNs डर रहे हैं कि अगर हम अपनी लैंड क्रूजर लेके चले गए, वीगो लेके चले गए, रीवो लेके चले गए, तो लोग ये हमसे छीन ना लें, इस पर डंडे ना बरसा दे, पत्थर ना बरसा दे, ये पानी उठा के ना हमें पिला दें। ये हालत लोगों की इतने लोगों के जज्बात हैं अभी, जिन लोगों को हम गुनहगार बोल रहे हैं, सही है, अजाब जिन पे आया हुआ है, तो ये इस हद तक डरे हुए हैं कि भाई हमारी कोई iPhone ना छीन के लेके चला जाए, हमारी कोई गोल्ड की रिंग या जो है वो एप्पल वॉच ना उतार के लेके चला जाए, या हमारे जो हैं वो रेबैन के ग्लासेस ना चले जाएं 2.5 लाख वाले। ये हालत इनकी, खौफ का आलम ये है। तो ये तब नज़र आएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, और ये तब भी डरे होंगे, तब भी खुद नहीं आएंगे, अपने किसी बड़े को लेके आएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी का होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड होगा, जो किसी जो किसी बहुत ही बड़ी फिगर हेड का बेटा होगा या किसी का पोता होगा, और उन पे अपने बड़ों का नाम होगा, तो वो फिर हमारे सिर का साई बन जाएगा, तो फिर उसको तो हम ना ही नहीं कर सकेंगे ना। तो इनके पास इस तरह के तरीके आवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब एक और, अब हम पॉलिटिक्स से भी आगे बढ़ते हैं, वापस जो शहर में लोग कुछ खैर करना चाह रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। 1 मिनट अजान के लिए रुक जाते हैं। पॉज कर।